तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चार करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत मैं अपने पापा और अपने गुरु करणी सिंह जी राठौड़ सर के लिए दो शब्द कह के आज की क्लास की शुरुआत करूंगी, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी बदौलत हूँ। कि मैं जीवन जीने के लिए अपने पिता की ऋणी हूँ, कि मैं अपने जीवन जीने के लिए अपने पिता की ऋणी हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए आज मैं अपने गुरु की ऋणी हूँ। गुरु गोविंदा दो खड़े, गुरु गोविंदा दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो दियो बताए। तो गुरु का एक स्कंद पुराण का एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आ रहा है कि शास्त्रों में भी गुरु का स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा रखा गया है। तो अपनी लाइफ में अपने माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान कीजिए, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हो आज वो सब कुछ अपने माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से ही हो। क्योंकि सड़क और गुरु ये दो ही चीज ऐसी हैं इस संसार में कि वो खुद वहीं रुके रहते हैं लेकिन अपने शिष्यों को अपने मार्ग तक पहुंचा देते हैं। और एक पिता ही ऐसी सूरत होता है इस संसार में जो अपने बच्चों को अपने से भी ज्यादा कामयाब होते हुए देखना चाहता है। तो हमेशा अपने गुरु का, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखो, 11 क्लासेज आपकी पहले से हो चुकी है। सीआरपीएफ के सुरमाओं के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो करियर बनाओ की तरफ से चल रही है। 11 क्लास है वो हर सब्जेक्ट की हो चुकी है, मैथ की, स्टैटिक जीके की और मेरी हिंदी की। 11 क्लास हो चुकी हैं। यदि आज आप पहली बार आए हो तो एक बार आज वाली क्लास लेके पीछे वाले जो लेक्चर है वो भी देख लेना, क्योंकि हिंदी है। हिंदी का भी बहुत अच्छा रोल है इसमें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन की कीमत होती है। यहाँ आपके क्वेश्चन आएंगे 25, तो 25 क्वेश्चन आना मतलब सिलेक्शन में हिंदी का भी अहम रोल होगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, अच्छे से मेहनत करो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला आपका क्वेश्चन है, आजन्म शब्द का उदाहरण है। आजन्म जो शब्द है वो कौन से समास का उदाहरण है? पहला आपका ऑप्शन है अव्ययभावी समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और 4 नंबर है आपका द्विगु समास। आंसर कीजिए फटाफट। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? देखिए, समास शब्द की बात करें तो समास है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ है पास बैठना। बात करते हैं समास के शाब्दिक अर्थ की, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। जब दो पद है वो आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अपन समास कहते हैं। बात करें समास के भेद की, तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 4, और हिंदी जगत में समास कितने होते हैं? 6। देखिए, दिल्ली में आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ये तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है परिचय से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, अव्ययभावी समास होता है ना, उसमें देखिए यथा, यावत और उपसर्ग की प्रधानता होती है। क्या होती है? यथा, यावत और उपसर्ग की प्रधानता होती है। तत्पुरुष में किसकी प्रधानता होती है? कारकों की प्रधानता होती है। अब देखिए, आजन्म है, आजन्म शब्द में क्या दिख रहा है आपको? जन्म से पहले क्या है? जन्म क्या आपका मूल शब्द है? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़े रहते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। तो अव्ययभावी समास में किसकी प्रधानता होती है? उपसर्गों की प्रधानता होती है। तो आजन्म शब्द में आ उपसर्ग होने के कारण इसमें समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययभावी समास। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अब द्विगु समास है, उसमें देखो प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। बात करें द्वंद्व समास की, तो देखो दो वर्ड होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं द्वंद्व समास में। उसमें द्वंद्व नाम में देखो क्या दिख रहा है आपको? द्वंद्व, यानी क्या है? असामंजस्य। क्या होता है? जैसे रुपया पैसा है, अर्थ दोनों का एक है, सेम शब्द है, तो ये क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? देखिए, द्विगु समास होता है, देखिए समास में पद होते हैं 2, एक होता है प्रथम पद, एक होता है आपका उत्तर पद। ठीक है, समास में पद कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब प्रथम पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। जो उत्तर पद या फिर द्वितीय पद होता है वो क्या होता है? आपकी संज्ञा होती है। तो अब ऑप्शन देखिए, पहला आपका अन्वय,
दूसरा है आपका दिन रात, तीसरा है आपका चतुरानन और 4 नंबर है आपका त्रिभुवन। आंसर कीजिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए द्विगु समास का होता है प्रथम पद संख्यावाची होता है। अब देखिए त्रिभुवन जो शब्द है उसकी बात करें, त्रिभुवन शब्द में त्रि यानी कि प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। समास विग्रह की बात करें तो 3 भुवनों का समूह है, इसमें समूह है। देखिए जो द्विगु समास पूछा ना आपको, द्विगु समास में समूह तथा समाहार शब्द की प्रधानता होती है ना, ये ध्यान रखना है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और इसमें समूह तथा समाहार शब्द की प्रधानता होती है। तो त्रिभुवन में आपका द्विगु समास है, समास विग्रह हो जाएगा 3 भुवनों का समूह है। चतुरानन है 4 आननों वाला, यानी कि देखो चतुरानन जो शब्द है वो किसी अन्य के लिए रूढ़ होने के कारण, अब देखिए चतुर है यहाँ पे वो भी संख्यावाची है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए यदि इसको किसके लिए रूढ़ है पहले तो ये बताओ। चतुरानन जो शब्द है वो ब्रह्मा जी के लिए रूढ़ है, तो यदि ब्रह्मा जी का पर्टिकुलर पहले नाम आ जाता है, यानी कि ब्रह्मा जी के चतुरानन को देख के ऐसे कुछ वाक्य आ जाता है, तो आपको क्या करना है? उस चतुरानन में तो आपको करना है द्विगु। ये चतुरानन नहीं है इसका आंसर, देखिए इसमें तो क्या आ जाएगा आपका द्विगु। लेकिन यदि वाक्य क्या जिसमें वाक्य में सब्जेक्ट है वो चतुरानन दे रखा है, यदि कर्ता है वो चतुरानन दे रखा है, उस टाइम क्या होगा आपका? बहुवरी समास होगा, क्योंकि उसमें 4 आननों की बात न होके वहां पे ब्रह्मा जी की बात हो रही है। खुद की किसकी हो रही है? ब्रह्मा जी की बात हो रही है, वो यानी कि किसी अन्य शब्द के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए क्या हो रहे हैं? रूढ़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको? देखिए सीधा चतुरानन शब्द है, इसमें तो आपकी बहुवरी समास होगा। और यदि वाक्य में प्रयोग हो रहा है वहां पे पहले ब्रह्मा जी का नाम दे दिया, नहीं देखिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए जैसे ब्रह्मा जी के चतुरानन को देखकर, यदि ऐसा वाक्य आ जाए तो उसमें, अब देखिए ये वाक्य है, इसमें पूछे, इसमें चतुरानन में आपका समास पूछे तो क्या करोगे? देखिए इसमें जो चतुरानन है वो इसमें आननों की बात करा, यानी 4 आननों का समूह है, तो इसमें संख्या होने के कारण यहाँ तो आपका हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन देखिए यही है, देखिए अगले पेज पे बताती हूँ आपको। देखिए ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के चतुरानन को देखकर भीष्म घबरा गया। क्या गया? घबरा गया। अब इस वाक्य में चतुरानन शब्द के लिए यदि आपको समास पूछते हैं, इस वाक्य में यदि आपको समास पूछते हैं चतुरानन का, तो इसमें क्या होगा? देखिए ब्रह्मा जी के चतुरानन को देख के, यहाँ पे देखो चतुरानन जो शब्द है वो ब्रह्मा जी के लिए रूढ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए चतुरानन जिसके लिए रूढ़ है वो कर्ता आपको पहले से दे दिया गया है। यहाँ पे चतुरानन है वो ब्रह्मा जी की बात न करके उसके जो 4 आनन है उनकी बात कर रहा है, तो ऐसा वाक्य आ जाएगा। तो उसमें तो कौन सा करना है? इसमें आपको करना है द्विगु समास, द्विगु समास। अब देखिए यदि कोई वाक्य है वो यदि सीधा चतुरानन से स्टार्ट होता है, देखिए जैसे चतुरानन ने अपनी शक्ति से भीष्म को भस्म कर दिया। क्या कर दिया? भस्म कर दिया। देखिए जैसे ऐसा वाक्य आ जाए, अब इसमें क्या करोगे? देखो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ से देखो सेम वर्ड होते हैं, एक ही वर्ड में 2 समास आते हैं। क्या कैसे होते हैं? वो अपने समझने पे डिपेंड करता है। देखिए वाक्य पे डिपेंड करेगा वो। यदि ब्रह्मा जी पहले से दे रखा है और आगे चतुरानन दे रखा है तो उसमें तो क्या करेंगे आप? द्विगु समास करेंगे, ठीक है। और यदि देखिए कर्ता है यानी वाक्य का सब्जेक्ट ही वो ये रूढ़ शब्द दे रखा है, तो यहाँ आपका होगा बहुव्रीहि समास। ये ध्यान रखना है, आपको बहुत बार गलत हो जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखोगे ना। यदि जिसके लिए रूढ़ है वो शब्द पहले से दे रखा है तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। और यदि कर्ता है वो खुद होगा तो क्या होगा इसमें? बहुव्रीहि समास। तो देखिए द्विगु समास का उदाहरण पूछा है यहाँ पे। द्विगु इसमें क्या कौन सा हो गया था? त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह हो गया था। चतुरानन सीधा शब्द दे रखा, उसमें बहुव्रीहि समास हो गया। समझ में आ गया ना? चलिए अगला है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण
कौन सा है, बताइए इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पहला आपका है पीताम्बर, दूसरा है आपका नेत्रहीन, तीसरा है चौराहा और 4 नंबर है आपका रुपया पैसा। तो देखिए पीताम्बर शब्द की भी वही कहानी है जो चतुरानन की थी। देखिए यदि ऐसे आ जाए, वाक्य आ जाए, श्री कृष्ण जी के पीताम्बर को देखकर, यानी कि जो जिसके लिए रूढ़ था वो पहले दे दिया ना, पीताम्बर किसके लिए रूढ़ है? श्री कृष्ण के लिए। तो कृष्ण शब्द यदि वाक्य में पहले दे दिया जाता है तो वहां पे पीत है अंबर जिसके, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? पीत है अंबर जिसके। देखिए यदि सीधा वर्ड आ जाता है पीताम्बर तो इसका समास विग्रह होगा पीत है अंबर जिसके। अंबर यानी वस्त्र, पीत यानी पीले। तो यहाँ पे तो देखो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पीताम्बर है वो किसके लिए रूढ़ है? किसके लिए रूढ़ है? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण के लिए, ठीक है। अब देखिए यदि ऐसे आ जाए, यदि वाक्य ऐसे आ जाए, श्री कृष्ण के पीताम्बर सूख रहे हैं, श्री कृष्ण के पीताम्बर सूख रहे हैं। अब देखिए, अब बताइए इसमें, बताओ क्या करोगे इसमें? जिसके लिए पीताम्बर शब्द है वो रूढ़ है, वो आपका पहले कृता आ गया, तो इसमें क्या करोगे आप? इसका समास विग्रह क्या होगा? मैंने बताया आपको, पीत है अंबर जिसके, तो इसमें तो आपका आ गया नहीं। देखिए पीताम्बर, यहाँ पे पीत की बात, वस्त्रों की बात हो रही है। पीत है अंबर, पीत है अंबर। अब देखो अंबर की यानी वस्त्रों की विशेषता बता रहे हैं कि अंबर कैसे हैं? पीले हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था, यदि किसी शब्द में, किसी वर्ड में यदि विशेषता बताई जाती है या फिर उपमा दी जाती है तो वो कौन से समास में जाएगा? कर्मधारय समास में। तो इस पीताम्बर में आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। देखिए बहुत ही उलझा हुआ क्वेश्चन है और एग्जामिनर है वो इसको बार बार देता है, तो आपको ढंग से समझना है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो एक बार दोबारा आप कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा बता दूंगी आपको और कोई वाक्य देके। देखिए वैसे कुछ नहीं है इसमें, यदि सीधा पीताम्बर शब्द आ जाता है तो वो श्री कृष्ण के लिए रूढ़ होने के कारण उसमें तो बहुव्रीहि समास आ जाएगा। यदि किसी वाक्य में श्री कृष्ण पहले से नाम दिया होता है और फिर आगे उसके वस्त्रों के लिए पीताम्बर शब्द का यूज होता है तो वहां पे कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंबरों की विशेषता क्या बता रहा है? पीत बता रहा है। तो देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा और रुपया पैसा। अब मैंने बताया था द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दो सेम वर्ड होते हैं, यानी कि क्या होता है उसमें? द्वंद्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट है। चौराहा का हो जाएगा 4 राहों का समूह है, 4 राहों का समूह है। समास की बात करें तो इसमें समास हो जाएगा आपका द्विगु समास। क्यों? क्योंकि इसमें प्रथम पद है वो क्या है? संख्यावाची है। अगला है, इसमें देखो 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। पहला है नेता, दूसरा है नेत्री, तीसरा है नेतिन, 4 नंबर है आपका नेताइन। तो देखिए नेता होता है ना, नेता, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य दे रखे हैं, वाक्य शुद्धि से आपका क्वेश्चन है। पहला आपका है नेताजी का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें। दूसरा है नेताजी का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। तीसरा है नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। लास्ट है आपका नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। अब देखिए वाक्य शुद्धि जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है, वो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। मतलब कि वाक्य है वो आपको बोलने में अच्छा लगना चाहिए, लिखा हुआ आपको सुंदर दिखना चाहिए, आपको नहीं, किसको? एग्जामिनर को दिखना चाहिए सुंदर। देखिए तो पहला है नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें। लड़ाते रहें वर्ड से ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। दूर उलझे रहें ये भी नहीं बैठ रहा है क्योंकि इसमें वाक्य शुद्धि दिख रही है। अगला है नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें।
ये आपका वाक्य क्या है, बिल्कुल सही है कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में क्या करें, लड़ते रहें। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट। अगला है, अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल है वो कौन सा शब्द, शक्ति है, यानी कि बैल जो शब्द है वो किसको इंगित कर रहा है। पहला आपका ऑप्शन है अभिधा, दूसरा है लक्षणा, तीसरा है व्यंजना और 4 नंबर है आपका तात्पर्य। तो देखिए बैल जो शब्द है वो अनिल ने सुनील से कहा, अब वो सुनील की क्या बता रहा है, लक्षण बता रहा है कि तुम क्या हो, तुम बैल के जैसे हो। तो क्या हो गया, बैल क्या हो गया आपका, लक्षणा। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट। अगला है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। संधि की बात करते हैं, संधि शब्द में कौन सी संधि है, फटाफट आंसर कीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। संधि शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। संधि शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, सम प्लस धी होगा। बात करें संधि की शाब्दिक अर्थ की, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं अपन, संधि कहते हैं। बात करें संधि की भेद की, तो संधि के 3 भेद होते हैं। तो देखिए संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि कहाँ होती है, जहां पे स्वर में परिवर्तन होता है। दूसरी है आपकी व्यंजन संधि, दूसरी है आपकी व्यंजन संधि, तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। जहां पे व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन होगा वहां व्यंजन संधि, और जहां विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन होता है वहां विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, आंसर कीजिए। संधि का क्वेश्चन आपके लिए है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है। पहला आपका ऑप्शन है ब्रह्म प्लस अस्त्र, दूसरा है ब्रह्मा प्लस अस्त्र, तीसरा है ब्रह्म प्लस अस्त्र, 4 नंबर है आपका ब्रह्म प्लस अस्त्र। आंसर कीजिए कमेंट में, फटाफट आंसर दीजिए, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए बात करें किसी भी शब्द के संधि के बारे में, तो सबसे पहले उस शब्द को बोलिए। क्या करोगे, सबसे पहले उस शब्द को बोलिए, बोलोगे तो मूल शब्द की ध्वनि आएगी। मूल शब्द है वो प्लस के बाद में लिख दीजिए, जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए। यही क्या है, संधि है। यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे तो अपन संधि कहते हैं, है कि नहीं। तो देखिए इसका मूल शब्द बचता है, ब्रह्मास्त्र शब्द को बोलते हैं। जैसे कैरियर बनाओ टीम ने सीआरपीएफ के सुरमाओं के लिए क्या स्टार्ट कर रखी है, ब्रह्मास्त्र सीरीज। क्या अपने सपनों को उड़ान देने वाली सीरीज, वही क्या है, ब्रह्मास्त्र। उसी ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं। देखिए ब्रह्मास्त्र में मूल शब्द होगा आपका अस्त्र, और बाकी क्या बचता है इधर, ब्रह्मा नहीं, सॉरी ब्रह्मा नहीं बचता है, देखिए अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र शब्द की बात करें, देखिए एक बार ब्रह्मास्त्र शब्द है उसको बोलिए, उसमें मूल शब्द निकलता है आपका अस्त्र, इधर क्या बचता है, ब्रह्म। क्या बचता है, ब्रह्म। अब देखिए ब्रह्मास्त्र शब्द का क्या हो जाएगा, ब्रह्म प्लस अस्त्र। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सेम है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। पहला आपका ऑप्शन है नी प्लस उत्तर, दूसरा है नीह प्लस उत्तर, तीसरा है निर प्लस उत्तर, 4 नंबर है नीह प्लस उत्तर। आंसर कीजिए फटाफट। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो देखिए पहले देखिए मूल शब्द की बात करें तो चारों में सेम दे रखा है, तो इससे तो ऑप्शन कटेंगे नहीं। कल मैंने आपको ऐसे बताया था कि एक ऑप्शन काटिए, जहां तक 2 तो लगभग में कट जाएंगे, क्योंकि 50-50 चांस रहते हैं। 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो आप ऐसे उड़ा सकते हो उनको, तो है ना। तो 2 ऑप्शन आप वैसे उड़ाइए, बचते हैं 2 में चांस रहते हैं आपके 50-50 की। यदि आपको नहीं भी आ रहा है, यदि आप तुक्का भी लगाते हो तो कभी कभी चांस बैठ जाता है आपका तुक्का लगने का, है ना। तो देखिए अब उत्तर ठीक है, मूल शब्द निकल गया, बचता क्या है, देखिए निरुत्तर शब्द है, निरुत्तर शब्द है उसमें उत्तर है वो मूल शब्द निकलता है, और बचता क्या है, नीर इधर बचता, वो लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए निरुत्तर शब्द में पहला ऑप्शन आपका देखिए नीह प्लस उत्तर, दूसरा है आपका नीह प्लस देखिए निरुत्तर शब्द में यदि आपको उपसर्ग पूछता है वो तो हो जाएगा आपका निर, और यदि संधि पूछता है तो क्या हो जाएगा नीह प्लस उत्तर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, यदि उपसर्ग पूछता है तो निर, यदि संधि पूछता है तो नी है, ठीक है ना, ध्यान रखना है।
नी प्लस उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें नी, क्योंकि फिर ये रे का क्या रोल, ये कहाँ रह गया रे। अब देखिए शब्द है, यदि उसका संधि विच्छेद उसको जोड़ेंगे तो वो पुनः वही शब्द बनना चाहिए। तो देखिए नी प्लस उत्तर से तो नी उत्तर बन रहा है, ये आपका नहीं बैठ रहा है। अगला है नी है प्लस उत्तर, इसमें क्या मिस्टेक है भाई बताओ, आप बताओ कमेंट करके, इसमें क्या मिस्टेक। देखिए इसमें मिस्टेक ये है, इसमें तय है वो एक दे रखा है, जबकि उत्तर में तय क्या होते हैं, एक आधा तय भी होता है, डबल तय होते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, ये ध्यान रखना है। अगला है निर प्लस उत्तर। अब निर तो क्या है, उपसर्ग है, यदि उपसर्ग पूछता है तो निर आ जाएगा, और यदि संधि पूछता है तो नी आ जाएगा। यहाँ क्या है, विसर्ग है, संधि की बात करें तो विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी कि निरुत्तर शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, उपसर्ग है आपका निर। तो निरुत्तर शब्द में संधि कौन सी हो जाएगी, नी है प्लस उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल से। अगला है आधा तितर आधा बटेर का अर्थ बताइए। पहला आपका ऑप्शन है उचित सामंजस्य का अभाव, अगला है छोटा बड़ा होना, अगला है रंग बिरंगा होना, और लास्ट है बेमेल और बेढंगा होना। आंसर कीजिए फटाफट। आधा तितर आधा बटेर का अर्थ है, आधा तितर आधा बटेर का अर्थ होता है बेमेल या बेमेल तथा बेढंगा होना। अगला है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ शब्द की बात करें, देखिए व्यर्थ, बोलिए शब्द को, क्या है व्यर्थ। ध्वनि किसकी आ रही है, अर्थ की। अर्थ क्या है आपका मूल शब्द, इधर क्या बचता है वी। तो देखिए वी प्लस अर्थ बराबर व्यर्थ। टूट रहा कहाँ से है शब्द आपका, ये से टूट रहा है, मैंने बोला था ये वैसे टूट रहा है, ये वह रे से टूट रहा है, संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, यण संधि। देखिए इधर आते हैं, क्या पूछा है वर्णों की कौन सी संधि है। देखिए ई प्लस ए, अगला है ई प्लस उ, अगला है ई प्लस ए, और लास्ट है ई प्लस ए। अब यहाँ देखिए वी में क्या है ई, इधर क्या है ए, ई प्लस ए मिलके क्या बनते हैं, ये बनते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ई प्लस ए बराबर यह बनता है। ठीक है, क्या बनता है, यह बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है वनवास में कौन सा समास है। वनवास शब्द में कौन सा समास है। पहला आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्विगु, 4 नंबर आपका ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। आंसर कीजिए फटाफट, वनवास में कौन सा शब्द है। तो देखिए वनवास में आपका समास है तत्पुरुष समास। कैसे, तत्पुरुष समास में कारकों की प्रधानता होने के कारण उसे कारकीय समास कहते हैं। वनवास का समास विग्रह क्या होगा, वन में वास करने वाला, तो में कारक चिन्ह की प्रधानता के आधार पर इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट। अगला है दसमुख में कौन सा समास है। दसमुख में कौन सा समास है बताइए। पहला आपका ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है तत्पुरुष, और 4 नंबर है आपका द्विगु समास। आंसर कीजिए, बताइए आंसर फटाफट। 10 मुख में कौन सा समास है। तो देखिए 10 मुख में प्रथम पद संख्यावाची होने के कारण इसमें द्विगु समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल से। अगला है कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द है। कुसुमेषु शब्द का किसका पर्यायवाची शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है कबूतर, दूसरा है काला, तीसरा है कामदेव, और 4 नंबर है आपका आकाश। अब देखिए कुसुमेषु शब्द की बात करें तो कामदेव होता है, कामदेव को ही अपन मनोज बोलते हैं, कामदेव को ही अपन रत्तीपति बोलते हैं, कामदेव को ही अपन मंशिज बोलते हैं, और कामदेव को ही अपना कुसुमेषु बोलते हैं। तो ये क्या है, ध्यान रखना है, कामदेव के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कामदेव। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है विपरीतार्थक शब्द चुनिए, विलोम शब्द चुनिए। तो शोषक का विलोम क्या होता है। पहला आपका ऑप्शन है शोषित, अगला है पोषक, अगला है पोषक, और लास्ट है पोषित। तो देखिए शोषक का विलोम होगा पोषक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। बताइए आंसर कीजिए फटाफट। कारक का मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था आपको। कारक कितने होते हैं, कारक की विभक्तियां कितनी होती हैं। देखिए कारक होते हैं 8, कारक की विभक्तियां होती है 7। हिंदी में यानी कि समास में कितने कारकों का यूज होता है, 6 का होता है। यानी कि कृता प्लस संबोधन
इन दो का यूज है वो कारको समास में नहीं होता है, क्योंकि कर्ता की विभक्ति क्या होती है, नहीं होती है, संबोधन की होती है हे, अरे। ठीक है, तो क्या पूछा है, से का, से कौन सा कारक है, वह घर से बाहर गया। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था, से है वो दो कारकों की विभक्ति होती है, एक तो होती है करण की और दूसरी किसकी होती है, अपादान की। तो देखिए करण की जो विभक्ति होती है से, वो किसी साधन के रूप में यूज होती है। यदि कोई वाक्य है उसमें से है, वो यदि साधन का यूज प्रयोग साधन के रूप में यूज हो रहा है तो वो आपका करण हो जाएगा। और यदि कोई वाक्य, देखिए यदि वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, तो बाहर गया यानी अलग होने के योग में आ रही है, तो अपादान वाला जो शे है वो अलग होने के अर्थ में यूज होता है। तो वह घर से बाहर गया कौन सा कारक है, अपादान कारक है, इसमें से है वो अलग होने के योग में, अलग होने के योग में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट। अगला है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। देखिए आपके सीआरपीएफ में डेफिनेशन से, सीधा सीधा डेफिनेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग, मोस्टली पीछे के एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो देखिए संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया होती है या फिर अव्यय होता है। तो देखिए संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द तो होते हैं सर्वनाम, और यदि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायविशेषण कहते हैं। देखिए कैसे चलता है, देखिए संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं सर्वनाम, ठीक है। अब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे कहते हैं अपन विशेषण, क्या कहते हैं, विशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायविशेषण, क्या कहते हैं, पर्यायविशेषण। यहाँ तक तो अपन को पता रहता है, अपन को पर्यायविशेषण का नहीं पता रहता है, तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। इसके अलावा देखिए संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उसे अपन और किस नाम से जानते हैं, विशेष से, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विशेष से। अब देखिए संज्ञा और सर्वनाम को कहते हैं विशेष से, विशेष से या फिर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को पर्यायविशेषण कहते हैं। यहाँ पूछा है संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट है। देखिए विशेषण बता दिया, क्रिया क्या होती है, किसी कार्य के करने या होने की दशाई क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। क्रिया है, क्रिया का मूल रूप या फिर क्रिया की आत्मा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, धातु को, किसे कहा जाता है, धातु को। अब देखिए धातु है, धातु में यदि प्रत्यय जोड़ते हैं, धातु प्लस प्रत्यय जुड़ के क्या बनता है, आपका क्रिया बनती है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है, विश्व में खाली स्थान रिक्त स्थान की ही प्रधानता है। रिक्त स्थान वाला दोबारा आ गया ना क्वेश्चन, आएगा डेफिनेटली आएगा ये क्वेश्चन ऐसा। विश्व में रिक्त स्थान की ही प्रधानता है, एक एक ऑप्शन उठाइए। पहला है आपका ज्ञान, विश्व में ज्ञान की ही प्रधानता है, या फिर विश्व में धर्म की ही प्रधानता है, या फिर विश्व में कर्म की ही प्रधानता है, या फिर विश्व में वाणी की ही प्रधानता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट कीजिए। विश्व में कर्म की ही प्रधानता है, ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। कर्म ही क्या है, आपका धर्म है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। देखिए अगला है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पहला है, दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके, या फिर कोई त्रुटि नहीं। बताइए ऐसे वाक्य शुद्धि वाले भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ये क्या करोगे आप, शब्द वाक्य है उसको बोल के देखिए, कोई त्रुटि लग रही है क्या आपको इसमें। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन, देखिए क्या त्रुटि है मैं बताती हूँ आपको। चमचमाती चांदी नहीं होती है, क्या होते हैं, चमचमाते बर्तन होते हैं, चमचमाते बर्तन होते हैं, ना कि चमचमाती चांदी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो गया, क्योंकि चमचमाती चांदी नहीं होती है, चमचमाती क्या होते हैं, बर्तन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही है। अगला है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है,
ये तो अपन कई बार वैसे भी लोकल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, नाश कर देना। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, पहला है आपका पानी में आग लगाना, दूसरा है पानी पानी होना, तीसरा है पानी फेर देना, और 4 नंबर है आपका पानी भरना। तो नाश कर देना मीन्स पानी फेर देना। क्या होता है? नाश कर देना मीन्स पानी फेर देना। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। ये बताइए आप, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। पहला आपका ऑप्शन है आंख का अंधा नाम नैन सुख, दूसरा है ऊंची दुकान फीका पकवान, तीसरा है ऊंट के मुंह में जीरा, 4 नंबर है खोदा पहाड़ निकली चुईया। आंसर कीजिए। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, यानी कि ऊंची दुकान फीके पकवान। बात करें आंख का अंधा नाम नैन सुख, यानी कि इसका क्या अर्थ होता है? गुणों के विपरीत नाम, गुणों के विपरीत नाम होना, यानी आंख का तो अंधा और नाम क्या? नैन सुख। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि आपूर्ति की तुलना में बहुत कम, मतलब आवश्यकता की तुलना में बहुत कम आपूर्ति। ठीक है। अगला है खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी अथक परिश्रम के बाद भी कुछ हासिल नहीं होना। तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या हो जाएगी? ऊंची दुकान फीकी पकवान। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट। अगला है उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति है। पहला आपका ऑप्शन है आधा तितर आधा बटेर, दूसरा है चमत्कार को नमस्कार, और तीसरा है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। क्या है? उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। आंसर कीजिए। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। आंसर करो, देख रही हूं मैं, आंसर कीजिए फटाफट। देखिए, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ होता है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, यानी कि आधा तितर आधा बटेर, इसका अर्थ ये होता है। अगला है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण होता है, किस तरीके से भाषा का निर्माण होता है, इसका सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहला आपका ऑप्शन है शब्द ध्वनि वाक्य फिर पद, या फिर शब्द वाक्य ध्वनि या फिर पद, या फिर पद वाक्य ध्वनि या फिर शब्द, या फिर ध्वनि शब्द पद और वाक्य। अब देखिए वाक्य, इसकी भाषा का निर्माण कैसे होता है, भाषा निर्माण के कितने सोपान होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका? ध्वनि होती है। किसी शब्द को क्या करते हैं अपन? बोलते हैं, फिर क्या बनता है? वो शब्द बनता है, फिर उससे क्या बनते हैं? पद बनते हैं, और पद मिलके क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो ये आपकी क्या होती है? भाषा निर्माण की विधि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट। अगला है ध्वनि फिर शब्द फिर पद और फिर वाक्य। अगला है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए पहला है आपका अंतर्गन, दूसरा है आपका अति आवश्यक, दूसरा है तीसरा आपका क्रियान्वयन, और 4 नंबर है आपका अतिरंजित। अब देखिए अंतर्गत शब्द की बात करें, अंतर्गत शब्द ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये है अति आवश्यक, ये क्या होता है? अत्यावश्यक होता है। क्या होता है? अत्यावश्यक होता है। ये है क्रियान्वयन, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये कैसे लिखा जाता है? क्रियान्वय। ये क्या होता है? क्रियान्वय। और अतिरंजित जो शब्द है वो आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए कल इसमें देखिए डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है आपका। मैंने आपको कल भी बोला था मैं डेली आपको शब्द शुद्धि के कुछ शब्द हैं वो डेली आपको करवाऊंगी। वो आपको 40 क्लासेज होंगी आपकी, तो डेली ऐसे कुछ थोड़े थोड़े वर्ड है वो आपके लिए लेके आऊंगी, वो भी आप अलग से नोट कर लेना। शब्द शुद्धि के ही है, शब्द शुद्धि। देखिए वही वर्ड है, जल्दी जल्दी बोलो, याद हो रहे हैं आपको? मैं देखती हूँ अभी। अभिष्ट, अभिष्ट में भी की मात्रा बड़ी आती है। विशिष्ट, विशिष्ट में ठहने आके ट आता है। गरिष्ठ,
गरिष्ठ में ठय आता है, फिर स्वादिष्ट, ठीक है, फिर आता है पुनरावलोकन, क्या आता है, पुनरावलोकन, फिर आता है त्योहार, शाप। ये देखो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इनको ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए, तब मैं आपके सामने बार बार रिपीट कर रही हूँ। फिर है बारात, ठीक है, फिर आपका प्रोज्वल, ठीक है, फिर है अंतर्धान, क्या है, अंतर्धान। ये हो गए, देखिए आपके कुछ वर्ड हो गए, इनको भी आप अलग से लिख लेना। अगला है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन और बचा अपना, 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए दाता का विलोम शब्द है, दाता जो शब्द है उसका विलोम शब्द है। पहला है सूम, दूसरा है उद्धार, तीसरा है त्राता और 4 नंबर है आपका प्रज्ञे। तो देखिए दाता का तो आपका विलोम हो जाएगा सूम। इसके अलावा बात करें, देखिए अथय का हो जाएगा आपका इति हो जाएगा। एक देखिए अज्ञ होता है, ये बहुत कंफ्यूज करता है, अज्ञ का तो आपका होता है विज्ञ, ठीक है, और एक होता है अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होगा आपका अनभिज्ञ होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, अनभिज्ञ। एक देखिए बहुत ही अच्छा सा वर्ड बताती हूँ मैं आपको, वन वर्ड में भी पूछते हैं उसको और उसको विलोम में भी पूछते हैं। देखिए एक होता है उपतेका, 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 उपतेका का विलोम होता है अधितेका, क्या होता है, अधितेका। अब इसका अर्थ जानते हो क्या, बताइए। देखिए इसको शब्द को देख के तो ऐसे लगता है उपतेका यानी कि कोई ऊपर, इसे ऊपरी से रिलेटेड होगी, नहीं। देखिए इसका उल्टा अर्थ है, उपतेका का अर्थ होता है पहाड़ की तलहटी या फिर नीचे की भूमि, नीचे की भूमि जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उपतेका। और नाम यानी उपतेका, उपतेका से अपन को फील हो रहा है ऊपर, नहीं, उपतेका होता है पहाड़ की तलहटी यानी नीचे की भूमि होती है। और दूसरी तरफ होता है अधितेका, ये पहाड़ के शिखर की जो भूमि होती है यानी कि ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, उपतेका का विलोम क्या हो जाएगा आपका अधितेका हो जाएगा, अथय का क्या हो जाएगा इति हो जाएगा, अज्ञ का क्या हो जाएगा विज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा, उन्मुख का क्या हो जाएगा विमुख हो जाएगा, उपशय का क्या हो जाएगा विषक हो जाएगा, उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा निकृष्ट हो जाएगा, ठीक है। सदाचार का क्या हो जाएगा कदाचार हो जाएगा, श्री गणेश का क्या हो जाएगा इतिश्री हो जाएगा। तो ऐसे याद रखने आपको अच्छे से। यथार्थ का होगा आपका आदर्श, निस्तेज का क्या हो, तेजस्वी का क्या होगा निस्तेज हो जाएगा, शाश्वत का क्या हो जाएगा नस्वर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने। देखिए अरे 25 क्वेश्चन हो गए आपके, तो आज के आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं, वही रोज के 25 क्वेश्चन लेके आती हूँ। आपको कुछ वर्ड है वो आपको एक्स्ट्रा में बताती हूँ, जैसे कभी विलोम के बता दिए, कभी शब्द शुद्धि के 5-10 हैं जो एक्स्ट्रा में बताती हूँ, साथ में इनके एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो देखिए 25 क्वेश्चन की सीरीज आज अपनी दोबारा पूरी हो चुकी है। आज आपकी क्लास थी 12 नंबर, ठीक है, 12 क्लास से आपकी हो चुकी है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए, सीआरपीएफ के सुरमाओं के लिए 12 क्लास मैंने करवा दी है, 11 क्लास आपके पीछे हो चुकी है। तो रोज शाम जुड़ना नहीं भूलें 7 बजे हिंदी की क्लास में, 8 बजे मेरे गुरु करणी सिंह जी राठौड़ सर जो बहुत ही अच्छी मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, 8 बजे उनकी आती है, और 9 बजे हरीश सर की जो लाइव आती है वो भी बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो 12 क्लासेज हो गई आपकी, आज का लेक्चर आपका खत्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।